हम कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज़ को। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण यहाँ गलत दे रखा है। √5, √7 आदि अपरिमेय संख्याएं होती हैं। सहअभाज्य संख्या क्या है? कोप्राइम नंबर्स ऐसी संख्याएं जिसका युग्म मतलब होता है जोड़ा, जिसका महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 5, 6, 8, 9। अब आगे बढ़ते हैं। रामानुजन संख्या क्या है? रामानुजन संख्या वो है जैसी लघुत्तम प्राकृतिक संख्या जिसे दो अलग अलग घन संख्या के रूप में लिखा जा सके। घन संख्या मतलब क्या होता है? किसी संख्या का क्यूब। जैसे कि यहाँ दे रखा है 1729। 1729 को हम अगर 10 का क्यूब, 10 का घन लें, 9 का घन लें और उन दोनों को जोड़ दें। 1000 10 का घन, 9 का घन होता है 729, तो हमें मिल जाएगा 1729। इसी तरह अगर हम 12 का घन लें, 12 का घन होता है 1728 और 1 का घन होता है 1, तो ये संख्या हो जाएगी 1729। जिसको घन नहीं पता है उनके लिए बता दूं, 10 का घन मतलब 10 को 3 बार गुणा करना खुद से ही, ठीक है। इसी तरह 9 को खुद से ही 3 बार गुणा करना। आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? उदाहरण दीजिए। परिमेय संख्या होती है जिसे p/q के रूप में दर्शाया जा सके और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम 0 का किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते, इसीलिए p/q के रूप में होनी चाहिए और q नॉन जीरो होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 5/4 -1/6 2, 1/4 -5 2 सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब आपको डाउट आ रहा हो कि 5 परिमेय संख्या कैसे है? 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं, जो कि p/q के रूप में दर्शाई जा सकती है, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं तो उस संख्या में परिवर्तन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या 0 सहित प्राकृतिक संख्या के परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2 ये सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर्स होते हैं। जोड़ किसे कहते हैं? जब हम एक संख्या से दूसरी संख्या को मिलाते हैं तो उसे जोड़ कहते हैं। 36 में से 19 को घटाइए। 36 में से 19 को घटाएंगे तो हमारे पास कैसे घटाना है? 16 में से 9 गए, यहाँ से एक हासिल लेंगे, यहाँ 2 बचेगा क्योंकि एक हासिल ले ली, और यहाँ हो जाएगा 16। 16 में से 9 गए तो 7, 2 में से 1 गया तो 1, 17 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 789 में से 564 को घटाइए। 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 6 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो 2, 225 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जोड़ के अध्यापन में ध्यान देने हेतु महत्वपूर्ण तथ्य समझाइए। जोड़ के अध्यापन में क्या ध्यान देना है? जोड़ के अध्ययन में प्राकृतिक वस्तुओं के रूपों को उदाहरण स्वरूप भी प्रयोग किया जाना चाहिए। प्राथमिक जोड़ संबंधी तथ्यों का पूर्ण ज्ञान अत्यंत जरूरी है। स्थानिक मूल्य के समुचित ज्ञान के बिना जोड़ की प्रक्रिया का उचित प्रकार से समझ आना मुश्किल होता है। जोड़ संक्रिया को विभिन्न मनोरंजक विधियों की सहायता से सिखाना चाहिए। प्राथमिक जोड़ को सिखाने के लिए बच्चों को जोड़ संक्रिया से संबंधित उदाहरणों या दृष्टांतों का चित्र सहित अध्ययन कराना चाहिए। जिस तरह मुझे अगर आपको जोड़ सिखाना है तो मैं अपने हाथ में 2 टॉफ़ी रखूँगी, दूसरे हाथ में 3 टॉफ़ी रखूँगी, फिर मैं पूछूँगी कि 2 टॉफ़ियों को अगर 3 टॉफ़ियों के साथ मिला दिया जाए तो कितनी टॉफ़ियाँ हो जाएंगी? तो इससे हमें उत्तर मिल जाएगा 5 टॉफ़ियाँ हो जाएंगी। मतलब हमने 2 टॉफ़ियों में 3 टॉफ़ियों का जोड़ कर दिया। इसी तरह 2 संख्या में 3 संख्या का जोड़ करने पर 5 आता है। भाग क्या है?
भाग का अर्थ बंटवारा है जो बार बार घटाने की प्रक्रिया है। भाग मतलब क्या होता है? बार बार घटाने की प्रक्रिया। जैसे कि मेरे पास 40 टॉफियाँ हैं और अगर मैं उसमें से 8 टॉफियाँ हर 1 घंटे में निकालूं तो 40 में से 8 गया तो 32 में से 8 गया तो 8 टॉफियाँ फिर निकाल ली मैंने, 24 बची, 24 में से 8 टॉफियाँ फिर निकाल ली, 16 बचा, फिर 16 में से मैंने 8 टॉफियाँ फिर निकाल ली, 8 बचा, फिर 8 में से 8 टॉफियाँ निकाल ली तो 0 बचा, मेरे पास कोई टॉफी नहीं रही। और इस प्रक्रिया को करने में मुझे 5 बार 8 टॉफियाँ निकालनी पड़ी। इसका मतलब मैंने 40 में 5 का अगर मैं भाग दूं तो 8 टॉफियाँ निकलेंगी। इसी को हम भाग प्रक्रिया कहते हैं। घटाना क्या होता है? किसी एक संख्या से दूसरी संख्या को कम करना घटाना कहलाता है। अब गुणा बताइए। गुणा क्या होता है? जोड़ की आसान विधि गुणा होती है कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ना गुणा होता है। जिस तरह एक ही संख्या को बार बार घटाना भाग होता है, उसी तरह एक ही संख्या को बार बार जोड़ना गुणा होता है। एक अंक वाली संख्या से गुणा समझाइए। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है 22 गुणा 4, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 88। क्योंकि ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है, ये इकाई का स्थान है, तो इकाई का इकाई से गुणा करने पर हम इकाई के स्थान पर लिखते हैं और इकाई का दहाई से गुणा करने पर हम दहाई के स्थान पर लिखते हैं। वो यहाँ समझाया है। आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणा किस तरह किया जाता है? तो यहाँ बताया है 34 और 25 का गुणा। तो पहले हम 5 का 4 से करेंगे, 5 चौक 20, हासिल 2, 5 दिया 15, 15 में जो 2 जोड़ देंगे 17। अब 2 का 4 से करेंगे, 2 चौक 8, 2 का 3 से करेंगे, 2 तिया 6 और इनको जोड़ देंगे 0, 8 और 7 15, हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8, 850 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 को हम क्या बोलते हैं? तो 10 को हम एक दहाई भी कह सकते हैं। 60 इकाई को क्या कहेंगे? 60 इकाई मतलब हो गया 6 दहाई, ये भी बोल सकते हैं। 80 में कितनी दहाई है? 80 में 8 दहाई हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 99। अब एक सैकड़े में, सैकड़ा मतलब क्या होता है? 100। इसमें कितनी दहाइयाँ होती हैं? तो एक सैकड़े में होती हैं 10 दहाई। 10 को हम अगर 10 बार लिखेंगे तो 100 बनेगा। इस तरह से 10 दहाई होती हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव शिक्षण की मनोवैज्ञानिक समस्याएं क्या हैं? भाषा शिक्षण की मनोवैज्ञानिक समस्याएं क्या हैं? तो मनोवैज्ञानिक समस्याएं क्या हैं कि शिक्षण में छात्र अध्यापक कहीं कहीं अशुद्धियां करते हैं, जिनका वर्णन कुछ इस प्रकार है। निरंतरता तथा धैर्य का अभाव। निरंतरता का मतलब है रिवीजन। जैसे कि हमें कोई चीज़ नहीं आती, हमने एक बार पढ़ ली और उसके बाद हमने 10 दिन तक नहीं पढ़ी तो वो हम चीज़ फिर से भूल जाएंगे। तो हमें अगर भाषा का शिक्षण सिखाना है किसी को, अगर हमें भाषा, तो हमें निरंतर सिखाना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। उस तरह से हमारी त्रुटियां दूर होंगी। अरुचि। अगर किसी का सीखने का मन ही नहीं है तो बहुत कठिनाइयां आती हैं सीखने और सिखाने में। व्यक्तिगत भिन्नता संबंधी समस्याएं। देखिए, पाठ्यक्रम एक ही होता है और लेकिन बच्चे अलग अलग होते हैं, तो अलग बच्चों को, जैसे किसी को बहुत जल्दी समझ आ जाता है, किसी को बहुत देर से समझ में आता है, तो इस तरह पाठ्यक्रम हमने एक ही रखा है तो उसमें भाषा का शिक्षण करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। शिक्षक द्वारा प्रेरित ना करना। अगर शिक्षक से पढ़ाया जा रहा है, वो मोटिवेट नहीं कर रहा, प्रेरित नहीं कर रहा कि आप कर सकते हो, कोई कमज़ोर बच्चा है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा, तो वो बच्चा क्या है, उसे पहले से समझ नहीं आता था, फिर बाद में भी नहीं समझ में आएगा, तो उसका
सीखने का मन ही हट जाएगा। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए कि नहीं आप कर सकते हो, आगे आके बैठिए या मेरे से आप डाउट्स पूछिए, जो नहीं समझ में आ रहा है दोबारा से उसकी क्लास लीजिए। इस तरह से हीन भावना एवं संकोच, हीन भावना एवं संकोच का मतलब है कि अंग्रेजी भाषा को हम बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। हिंदी भाषा अगर कोई का उसका प्रयोग कर रहा है तो उसको हम बहुत छोटी नज़रों से देखते हैं। तो इस तरह का हीन भावना भी नहीं होनी चाहिए। संप्रेषण की समस्या, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, अपनी बात ही नहीं बता पा रहे हो, तो इससे कहाँ से भाषा शिक्षण होगा, नहीं हो पाएगा। तो ये सब समस्याएं हैं। अब है लेखन का अर्थ समझाइए। लेखन का अर्थ वही है कि मन के भावों और विचारों को हम लिख कर व्यक्त करते हैं, उसी को लेखन कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां लिखिए। तो व्यंजन की 3 श्रेणियां हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थः व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अयोगवाह के 3 प्रकार लिखिए। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग अयोगवाह के 3 प्रकार हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के प्रयोग लिंग, वाचन व कारक के अनुसार परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। हर्ष स्वर के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम बताइए। अ, इ, उ, रे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बलाघात क्या है? ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बलाघात मूलतः शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द तथा वाक्य का उच्चारण किया जाता है और शक्ति आधिक्य के कारण ही अपेक्षातया अधिक बलाघात युक्त ध्वनि, अक्षर या शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियों से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते हैं। जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखिए। संवृत, अर्धविव्रत, विव्रत, अर्धसंवृत। इ, उ संवृत में आते हैं, अर्धविव्रत में आते हैं ए, औ, अ, विव्रत में आते हैं आ, अर्धसंवृत में आते हैं ए, ओ। आगे देखते हैं, ऋ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये है मूर्ध्या। और इसमें कौन कौन से आते हैं मूर्ध्या में? ट, ठ, ड, ढ, ण, र, ठीक है, और र। ऊष्म व्यंजन क्या है? लिखिए। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छूकर सीटी की ध्वनि के समान बाहर निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? श, स, ह, श, स, श, ह, ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। तो अनुनासिक स्वर को परिभाषित करना है जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप साधारण होता है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर हम चंद्र बिंदी लगाते हैं या अंग की बिंदी लगाते हैं, उन्हें अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे उंगली, आंधी आदि। हलंत से क्या अभिप्राय है? लिखिए। हलंत का क्या होता है? आधा वर्ण या स्वर रहित वर्ण, जैसे कि त, क, ग। इस तरह हम नीचे हलंत लगाएं तो वो स्वर रहित वर्ण होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। च वर्ग की ध्वनियां लिखिए। च, छ, ज, झ, ञ। आगे बढ़ें। गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? लिखिए। तो गुणा में कौन कौन सी होती हैं? गुणनफल होता है, गुणज होता है, गुणक होता है। सस्वर पठन से आप क्या समझते हैं? स्वर सहित वाचन सस्वर वाचन कहलाता है, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना सस्वर पाठन है। सस्वर वाचन के 2 भेद हैं, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। जब शिक्षक द्वारा किए जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। अनुकरण वाचन होता है छात्रों द्वारा किया जाता है, जो छात्र अध्यापक के अनुसार करते हैं।
आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाइयाँ उत्पन्न होने के 2 प्रमुख कारण बताइए। तो आरोह अवरोह कहाँ होता है उत्पन्न? जब भाव को समझकर ना पढ़ना, धारा प्रवाह का अभाव, मूल भाव के विपरीत पठन, शीघ्रता से पठन। आगे बढ़ते हैं। पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य 2 बातें क्या हैं? तो शुद्ध पठन शैली के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पढ़ते समय प्रभावोत्पादक शब्दों पर विशेष बल देकर बोलना चाहिए ताकि श्रोता उसके पठन की ओर आकर्षित हो सके। प्रत्येक शब्द पर बल देना जरूरी है। ऐसा करने पर पठन पूर्णतः सफल होगा। जहाँ रुकने की आवश्यकता हो वहाँ अवश्य रुकना चाहिए तथा शब्दों को अलग अलग करके उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना चाहिए। पठन करते समय शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। स्वर, गति, लय तथा प्रवाह का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। असुंदर या खराब लेखन के 2 कारण बताइए। तो खराब लेखन के 2 कारण हैं। लिखने की कॉपी और आंखों की दूरी उचित ना हो, कलम पकड़ने का ढंग ठीक ना हो, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग ना किया गया हो। पठन कितने प्रकार का होता है? पठन होता है मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन, अभिनय पठन, चित्र पठन। मतलब 4 प्रकार का पठन होता है। शब्द किसे कहते हैं? शब्द की परिभाषा इस प्रकार है। निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे मोहन, पुस्तक, विद्यालय। आगे बढ़ते हैं। श्रुतलेख किसे कहते हैं? सुनकर लिखे हुए लेख को श्रुतलेख कहते हैं। जैसे कोई अध्यापक या छात्र बोलता है और अन्य छात्र उसे लिखते हैं। शीघ्रता, सुंदरता और शुद्धता के साथ लिखा लेख ही वास्तव में श्रुतलेख है। स्पर्श व्यंजन का क्या आशय है? तो स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है, स्पर्श व्यंजन कह लेते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध। आगे बढ़ते हैं। संकर शब्दों को उदाहरण सहित समझाइए। तो संकर शब्द क्या होते हैं? ये शब्द 2 भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए हैं। उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल और गाड़ी, रेलगाड़ी, नेक, चलन, नेक चलन, वर्ष और गांठ को मिलाकर वर्षगांठ बना है। आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द बोलते हैं। जैसे धनी का निर्धन, प्रकाश का अंधकार। आगे बढ़ते हैं। शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है? तो हम पहली बात, शून्य का भाग किसी संख्या में नहीं देते क्योंकि वो अपरिभाषित होता है। गणित में जब शून्य को किसी संख्या से भाग करते हैं तो इसे शून्य से भाजन कहते हैं। इस भाजन में भाजक शून्य होता है। सामान्य गणित में यह भाजन अर्थहीन है, अतः शून्य से भाजक अपरिभाषित होता है। जैसे 5 शून्य यहाँ अपरिभाषित आएगा, भाग नहीं दिया जा सकता। ओके। वास्तविक मान किसे कहते हैं? किसी अंक का वह मान जो कभी बदला नहीं जा सकता उसे वास्तविक मान कहते हैं। जैसे 2, 3, 5 में 2 का वास्तविक मान 2 है जबकि स्थानीय मान 200 है। स्थानीय मान 200 कैसे आया? 2, 3, 5 में इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 2 के आगे जितने भी अंक हैं उतनी 0 लगा देते हैं, स्थानीय मान मिल जाता है। अब किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल 0 प्राप्त होता है। उदाहरण दीजिए।
तो शून्य से किसी भी संख्या का गुणा करेंगे, एक्स वाई जेड किसी भी संख्या का, तो शून्य मिलेगा। जैसे 100 का गुणा शून्य से करेंगे तो शून्य मिलेगा, एक्स का गुणा शून्य से करेंगे तो शून्य मिलेगा। संख्या 4 1 3 2 5 एवं 7 0 6 की तुलना कीजिए। तो इसमें क्या है, 5 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं, तो 5 अंकों की संख्या बड़ी होगी, तो बड़ी के लिए हम चिन्ह लगाते हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 पेंसिलें हैं, प्रत्येक बच्चे को 2 2 पेंसिल दी गई, तो कितने बच्चों को पेंसिल मिली? देखिए यहाँ 12 पेंसिल हैं, 2 पेंसिल एक बच्चे को दे दी, 2 पेंसिल एक बच्चे को, 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 तो कितनी पेंसिल हो गई? 1 2 3 4 5, 10 पेंसिल हो गई। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। मतलब यहाँ कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6। यहाँ हमारे पास 6 बच्चे हैं। आगे बढ़ते हैं। पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि लिखिए। इस विधि के प्रयोग द्वारा एक जैसी ध्वनियों के वर्णों का ज्ञान एक साथ दिया जाता है, यथा राम, काम, श्याम, आम, दाम, इस तरह की एक जैसी ध्वनियाँ। इसमें क्या होता है, बालकों को पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करने के लिए चित्र प्रणाली के माध्यम से अध्ययन कराना उपयोगी है। तो आगे का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।